राज्यों के पुनर्गठन की संवैधानिक व्यवस्था क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है। इसमें ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं हम टिक लगाते चलेंगे जो याद करने योग्य है। ये आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्यों के संघ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय संघीय व्याख्या राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, एक ही में रहना होगा। अब यहाँ क्या है? संभवतः इसी दृष्टिकोण के आधार पर संविधान निर्माता ने संविधान के पहले अनुच्छेद 4 में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान उल्लिखित किए हैं। अनुच्छेद 4 पहले अनुच्छेद 4 में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान उल्लिखित किए गए हैं। राज्यों के पुनर्गठन पहले 4 अनुच्छेद में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है? सांसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। यानी सांसद जो है राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति प्रदान करता है, सांसद को है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन का संबंध कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही सांसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस प्रकार के प्रस्ताव को सांसद में लाने की अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उस प्रस्ताव से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करता है। हालांकि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों अथवा सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए सांसद के दोनों सदन अलग अलग अपने साधारण बहुमत से राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को पारित कर देती है। अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सांसद यह कार्य अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। जो सांसद हैं वह अपने साधारण बहुमत से कर सकते हैं। इस प्रकार राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सांसद को एक पक्षीय शक्तियां प्राप्त हैं तथा राज्य विधानमंडलों को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य विधानमंडल में इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या है राज्यों की स्वायत्तता? क्यों? राज्यों की स्वायत्तता से तात्पर्य है कि राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप न्यूनतम हो तथा संविधान द्वारा सौंपे गए विषयों पर राज्यों को अपनी शक्तियों का प्रयोग पूरा करने का अधिकार है, यानी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। केंद्र द्वारा उतनी ही शक्ति प्रयोग में लानी चाहिए जिससे देश के संप्रभुता तथा एकता और अखंडता तथा की रक्षा की जा सके। यानी संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा की जा सके। कब उठने लगी यह मांग? तो मूलतः 70 के दशक के अंतिम वर्षों में जब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकार बनी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने राज्यों अधिक स्वायत्त देने की मांग की। इसके बाद पंजाब और दक्षिण के कई अन्य राज्यों द्वारा मांग उठने लगी। 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1981 में राष्ट्रपति कौन से? नीलम संजीव रेड्डी राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का समर्थन किया, यानी बोले कि उन लोग को और थोड़ा सा शक्ति प्रदान कीजिए। वर्तमान में राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जा रही है, यानी अभी भी राज्यों को और शक्ति दिया जाना चाहिए, ये मांग अभी जारी है। राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग हेतु प्रयास। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के
मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने सभी राज्यों में मुख्यमंत्री का एक सम्मेलन बुलाया, यानी सब जितने भी राज्य हैं सबको एक सम्मेलन बुलाया। और पंजाब में अकाली दल के द्वारा 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित कराने की मांग की। वर्तमान में दक्षिण भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग जारी है। यानी अभी पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये सब कह रहे हैं कि हमको और शक्ति प्रदान कीजिए, और शक्ति चाहिए हमें। अधिक स्वायत्तता की मांग के पक्ष में तर्क क्या है? अधिक स्वायत्तता के मांग के पक्ष में तर्क सहकारी संघवाद की भावना के अनुकूल, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राज्यों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अधिक स्वायत्तता से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, परिस्थितियों में परिवर्तन होगा, भारत की विविधता एवं विशाल भौगोलिक क्षेत्र, केंद्र द्वारा शक्तिशाली भूमिका का दुरुपयोग, अमेरिका कनाडा में राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता है। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ केंद्र की शक्तियों में है, कटौती नहीं। यानी राज्यों को स्वायत्तता का अर्थ है केंद्र की शक्तियों में कटौती नहीं है। अमेरिका कनाडा में जो राज्य हैं वो पर्याप्त स्वायत्त है, यानी वो अलग हो सकते हैं। अधिक स्वायत्तता की मांग के विपक्ष में तर्क। अधिक स्वायत्तता की मांग के विपक्ष में तर्क क्या है? विखंडनकारी तत्वों को बढ़ावा, खालिस्तान एवं ग्रेटर भागालिम, देश की एकता एवं अखंडता पर संकट, स्वायत्तता की मांग जारी से प्रेरित, संविधान द्वारा राज्यों को पर्याप्त शक्तियाँ, संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेने में केंद्र ही सक्षम है, राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन एवं कुशलता का अभाव है, राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग वर्तमान की आवश्यकता का मिथ है। निबंध लिखिए इस पे। राज्यों को अधिक स्वायत्तता यानी देशों की तुलना से अमेरिका और कनाडा में संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद संविधान के माध्यम से राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी अमेरिका और जो कनाडा में संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद भी संविधान के माध्यम से राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता एवं अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा देशों को न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से केंद्र को सशक्त भूमिका प्रदान करते हेतु शक्ति संतुलन को केंद्र के पक्ष में झुका दिया है। राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के पीछे एक यह भी तर्क है दिया जाता है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के संघीय देशों में राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। सत्य यह है कि इन देशों की परिस्थितियां भारत से भिन्न हैं। भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने इन देशों को आदर्शात्मक व्यवस्था अनुसरण करने की बजाय परिवर्तन के साथ साथ चयन दृष्टिकोण अपनाया गया है। वस्तुतः भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिकी और कनाडा संघीय व्यवस्था से भिन्न है। इसके अलावा भारत तथा अमेरिकी, कनाडा और राजनीतिक परिदृश्य भी भारत के समान नहीं है, यानी भारत के जैसा नहीं है। इन देशों में राजनीतिक परिपक्वता की स्थिति में पहुंच चुकी है, जबकि भारत जैसे देश में अभी राजनीति में भ्रष्टाचार, राष्ट्रहित के बजाय दलित हितों को प्राथमिकता, राजनीतिक अपराधीकरण जैसी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। इसके अलावा इन देशों में दलीय व्यवस्था भारत जैसी बहुदलीय नहीं है, बल्कि इन देशों में प्रमुख रूप से दो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में प्रशासनिक रूप तथा नीतिगत जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जबकि दलीय व्यवस्था के सत्तारूढ़ दल पर विपक्षी दल तथा जनमत के साथ ही नियंत्रण स्थापित होता है। जबकि भारत में न तो राजनीतिक दलों में परिपक्वता दिखाई देती है, न ही जनमत जागरूकता के उस स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। किंतु इसका यह तात्पर्य है कि भारत के केंद्र को अत्यधिक एक पक्षीय शक्तियां प्रदान की जाए। अत्यधिक शक्तिशाली केंद्र में भी नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए 20 के दशक में रूस में केंद्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया,
जिसमें केंद्र की अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई। यदि इस व्यवस्था के प्रारंभिक दशकों में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुए तथा देश की प्रगति हुई, किंतु अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण केंद्र की राज्यों को शोषक की भूमिका में आ गया तथा राज्यों की भूमिका एवं कार्य क्षेत्र अत्यधिक संकुचित हो गया। फलस्वरूप इस केंद्र में इस प्रवृत्ति के विरुद्ध राज्यों ने विद्रोह कर दिया। अतः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस प्रकार अत्यधिक शक्तिशाली केंद्र के कारण ही देश के विखंडित होने का संभावित संकट रहता है। अतः संघीय व्यवस्था के संबंध में भारत को एक संतुलित एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस दिशा में अमेरिका, कनाडा और पूर्व सोवियत संघ तथा संघ का संतुलन अध्ययन करते हुए संघीय व्यवस्था में सुधारवादी प्रावधानों को अपनाया जा सकता है। हालांकि भारत की परिस्थितियों इन देशों की तुलना में काफ़ी अलग है, किंतु इस संबंध में संविधान निर्माताओं के परिवर्तन के साथ चयन के दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। इन देशों की शासन व्यवस्थाओं की अच्छी विशेषताओं को भारतीय की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करते हुए अपनाया जा सकता है। क्या हल हो अधिक स्वायत्तता की मांग का? राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून के संबंध में राज्यपालों के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां सीमित अथवा समाप्त की जानी चाहिए। आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक आपात की अंतिम विकास के रूप में लाया जाना चाहिए। विकास के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। आर्टिकल 357 के तहत राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं को भंग के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लोकसभा के समान ही राज्यसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन एक प्रबल विकल्प हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा के माध्यम से ही राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। केंद्र सरकार को रक्षा, विदेशी संबंध, संचार, रेल और मुद्रा जैसी अति महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जबकि क्षेत्रीय विषयों के संबंध में राज्य सरकारों को पर्याप्त अवसर तथा शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किए जाते समय संबंधित राज्य के मंत्री दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार से परामर्श किए बिना किसी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु पर्याप्त आधारों एवं प्रक्रिया को संविधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी किस तरह राज्यपाल को हटाया जाएगा, संविधान में लिखित होना चाहिए। इसके अलावा भारत की दलीय व्यवस्था में ईमानदारी, राष्ट्रहित, सत्यनिष्ठा जैसे गुण का विकास करने हेतु संस्थागत प्रयास करने चाहिए। सदा ही रणनीति में व्यापक नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे भ्रष्टाचार, राजनीति, अपराधीकरण आदि को समाप्त करने हेतु ठोस कानून बनाने चाहिए और निर्मित कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग हेतु समाधान हेतु भारत के समक्ष वैश्विक उदाहरण मौजूद हैं, किंतु साथ ही अन्य देशों की व्यवस्थाओं को अपनाने का संबंध भारत के समक्ष कुछ चुनौती विद्यमान है। टिप्पणी कीजिए। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ ही केंद्र को अधिक मजबूत स्थिति प्रदान करना चाहिए। संविधान की अद्भुत विशेषताएं, किंतु केंद्र सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान द्वारा उसे विशिष्ट शक्तियां तथा केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान सभा द्वारा उसे विशिष्ट शक्तियां तथा राज्यों पर नियंत्रणकारी शक्ति राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रदान की गई। अतः केंद्र सरकार को देश के विकास एवं लोक कल्याण के संदर्भ में राज्यों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए तथा राज्यों के कार्यों का अनावश्यक हस्तक्षेप की राजनीतिक प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। वही राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह संविधान की मूल भावना का ध्यान में रखते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग करें। वस्तुतः संविधान द्वारा राज्यों को इतनी शक्तियां प्रदान की गई कि वह संविधान दायरे के भीतर रहते हुए अपनी प्रशासनिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकती है। भारत में राजनीतिक घटनाओं को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए बताइए कि राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता और प्रादेशिक स्वायत्तता की प्रवृत्ति में कैसे तालमेल स्थापित किया जा सकता है।
क्या राज्यों और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना लोक कल्याण तथा आर्थिक विकास के संवर्धन के हित में होगा? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन पर विवेचना कीजिए। क्या राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान किया जाना चाहिए लोक कल्याण तथा आर्थिक विकास के संवर्धन के हित में होगा? तो नहीं, जितना स्वायत्तता मिली है उतना काफ़ी है, और कुछ संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच समझ करके ही इतना स्वायत्तता प्रदान किया है, और इससे ज़्यादा यदि स्वायत्तता मिल जाएगी तो हो सकता है इलीगल लोग फ़ायदा उठाने लगे, राज्य वाले लोग। नए राज्यों के गठन की मांग, हम क्या जानेंगे? नया राज्य गठन हो जाएगा तब क्या जानेंगे? राज्यों के पुनर्गठन की संवैधानिक व्यवस्था, नए राज्यों की मांग तथा कारण, छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क, छोटे राज्यों के विपक्ष में तर्क, विश्लेषण और सुझाव। राज्यों के पुनर्गठन की संवैधानिक व्यवस्था है। भारतीय अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, पहले भी कहा गया था। संविधान में सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्यों के संघ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि भारतीय संघ की व्याख्या किसी समझौते परिणाम का राज्य नहीं है, बल्कि संघ से अलग होने का अधिकार है। संभवतः इसी दृष्टिकोण को अपने संविधान निर्माताओं ने संविधान के पहले 4 अनुच्छेद में राज्यों का पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान किया है। अनुच्छेद 2 में राज्यों के पुनर्गठन शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख करता है। 3 के अनुसार राज्य के पुनर्गठन संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति का अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में लाने की अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य विधानसभा का मत जानने के लिए भेजता है। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उस प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करता है। हालांकि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों एवं सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद संसद और दोनों सदन अलग अलग भवन साधारण से राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को पारित कर देती है। चार में स्पष्ट कहा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन हेतु संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है। संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सांसद को एक पक्षीय शक्तियां प्राप्त है तथा राज्य विधानमंडलों को इस संबंध में कोई प्रावधान शक्ति प्राप्त नहीं है। वस्तुतः देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए देशी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्पन्न अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में संसद केंद्र को व्यापक शक्तियां प्रदान की है। संविधान लागू होने के बाद राज्यों के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। जैसे संविधान लागू हुआ तो राज्य को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। राज्यों के वर्गीकरण के पीछे कोई ठोस आधार नहीं था, फिर भी प्रशासनिक सुविधा तथा भाषा संबंधों कारक और राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर थे। आगे चलकर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों को उपर्युक्त वर्गीकरण के पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। नए राज्यों की मांग तथा कारण। नए राज्यों की मांग क्या था और कारण क्या था? तो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत था और देशी रियासत था। तो ब्रिटिश में प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन था, और अंग्रेजी शासन था तो राज्य था प्लस केंद्र था और विधानसभा। देशी रियासत में क्या था? राजा शासन करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन और राजा का कानून चलता था। आज़ादी से पहले ब्रिटिश भारत की प्रांतीय सीमाएं ऐतिहासिक, राजनीतिक और सैन्य और आज़ादी रणनीति पर आधारित थी। आज़ादी के बाद प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीमाओं को पुनर्गठन की जरूरत महसूस हुई, लेकिन इसके आधार पर सहमति नहीं थी। एक प्रस्ताव भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित था। 1920 में कांग्रेस ने इस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पार्टी राजनीतिक लक्ष्यों में शामिल किया था। 1948 में डार कमीशन का गठन या सिफारिश देने वाले किया था। क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उपयुक्त होगा? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन देश के राष्ट्रहित में के लिए उपयुक्त नहीं होगा। स्वतंत्रता के बाद यदि भारत में स्वतंत्रता पूर्व भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अवसरों पर की थी, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान सभा द्वारा गठित धर आयोग जेईपी समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया।
वस्तुतः 1948 में ही देश के नए राज्यों की मांग उठने लगी। नए राज्यों की मांग का प्रमुख आधार भाषा थी। इस संबंध में केंद्र सरकार को जून 1948 में एक ऐसे धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतों पर गठन किया गया जिसे धर आयोग ने अपने नाम से ही जाना जाता है। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के सिरे से नकारते हुए कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद देश के विभिन्न देशों में अत्यधिक असंतोष फैल गया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रबल हो गई। दिसंबर 1948 में एक उच्च स्तरीय समिति जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सिद्धरामैया शामिल थे। समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। इसी बीच 1953 में श्री रामुलु, जो मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके अध्यादेश नामक नए राज्य के गठन की मांग कर रहा था।